Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to cover your physics chapter 4, that is कैलोरीमेट्री। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ कैलोरीमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि हीट एनर्जी क्या है। लोअर क्लास में तो आपने पढ़ा होगा, तो उसी को थोड़ा और एलाबोरेट करते हैं। हीट एनर्जी इट इज़ अ सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। और सिंपली जो हमने डेफिनेशन लोअर क्लास में पढ़ा था, दैट इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी, ठीक है। हीट इज़ द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी, ठीक है। और अभी आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जब हम सम करेंगे वो उसका तो हमारा जो आएगा पूरा सम आएगा वो हमारा हीट एनर्जी होगा। उसका मॉलिक्यूल्स का जो सम होगा वो हमारा हीट एनर्जी होगा, ठीक है। देन टेम्परेचर इट इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ठीक है, जब हम मेज़र करते हैं कि कितना इस सब्सटेंस का हीट है उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे, और कितना काइनेटिक एनर्जी को हम मेज़र करेंगे कितना उस मॉलिक्यूल्स में कितना हमारा काइनेटिक एनर्जी है, कितना स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मेज़र करने को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। देन फर्दरमोर the heat energy always flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature till the temperature equalizes. Thus it is the temperature of a body which determines the direction of flow of heat energy. Very important, okay। तो हमारा हीट एनर्जी क्या होता है, उसका हमेशा हायर बॉडी जो कि हायर टेम्परेचर स्टेट में है वहाँ से वो बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर स्टेट में उस डायरेक्शन में जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा टेम्परेचर डिसाइड करता है किस डायरेक्शन में हमारा हीट चेंज होगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में हीट का फ्लो होगा, वो हमारा अल्टीमेटली टेम्परेचर ही डिसाइड करता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री किसको बोलते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, उसको हम कैलोरीमेट्री बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन आपने पहले लोअर क्लास में पढ़ा हुआ था। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब अगर हमको डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या है, उसमें क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, 273 ऐड करेंगे तो हमको टेम्परेचर केल्विन में मिल जाएगा। और 1 केल्विन राइज ऑफ फॉल इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ फॉल। ये हमारा हमेशा इक्वल होगा। मीन्स अगर 1 केल्विन का राइज या फॉल टेम्परेचर होगा तो दैट विल इक्वल टू द 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। और लेट्स सी सम डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस कॉल्ड द हीट, एंड टेम्परेचर इट इज द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। तो इधर आपको पहला पॉइंट क्या है, डेफिनेशन ही दिया गया है, जो आपको मैंने बताया वो डेफिनेशन ही दिया गया। दैट हीट हमारा क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और हीट क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। द हीट SI unit of heat is joule, temperature SI unit of temperature is Kelvin. Heat it can be measured by using the principle of calorimetry, ठीक है। that is the heat absorbed by a body is equal to the heat given out by a body, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे टेम्परेचर सुनो, इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखो हीट हमारा क्या है, वो कैसे मेज़र होगा, इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, दैट हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द हीट गिवन आउट बाय बॉडी। मीन्स जितना अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हीट वो बॉडी रिलीज करेगा, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। और टेम्परेचर का आपको पता ही है, हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हीट इज़ एन एडिटिव क्वांटिटी, टेम्परेचर इट इज़ नॉट एन एडिटिव क्वांटिटी, ठीक। तो ये 4 डिफरेंसेस में आप कोई भी 3 पॉइंट्स याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट्स ऑफ हीट एनर्जी डेफिनेशन। द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का डेफिनेशन आप लोअर क्लास में पढ़ाई होगा, बट फिर भी एक बार देख लो, दैट इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए जिससे हम
1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर सकते हैं। सो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 कैलोरी, ठीक है। और किलो कैलोरी क्या है, किलो कैलोरी मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए। कैलोरी में हमको 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, और किलो कैलोरी हमको 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है, ठीक है। सो किलो कैलोरी का डेफिनेशन देख लो, द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ प्योर वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड 1 किलो कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, ठीक है। तो 1 कैलोरी, किलो कैलोरी हमारा कितना होता है, 1000 कैलोरीज होता है, ओके। नेक्स्ट, किलो कैलोरी समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड बिग कैलोरी और डॉक्टर कैलोरी और कैलोरी विद कैपिटल सी। फिर एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल्स आर मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। तो हमारा किलो कैलोरी को बिग कैलोरी बोला जाता है, डॉक्टर कैलोरी बोला जाता है, ये कैलोरी विद कैपिटल सी भी बोला जाता है। और जो हम फूड्स और फ्यूल्स का जो एनर्जी वैल्यू हम निकालते हैं वो किलो कैलोरीज में निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आपने पहले भी देखा होगा कि कुछ भी फूड होता है उसको किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको कितना किलो कैलोरीज में फैट है, ये जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको हम किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। देन एज हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट शुड आल्सो बी मेजर्ड इन जूल्स rather than calories or किलो कैलोरीज फॉर स्ट्रिक्ट साइंटिफिक पर्पस, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हीट भी एक टाइप का एनर्जी है, तो हर एक एनर्जी को हम किस में जूल में कैलकुलेट करते हैं, तो हीट का भी हम जूल में कैलकुलेट करेंगे। तो रिलेशन क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल which is approximately equal to 4.2 जूल, and 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल which is approximately equal to 4200 जूल्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ का लर्न कर लीजिएगा, आपको कन्वर्शन आ सकता है कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने को, ठीक है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल अप्रॉक्स, एंड 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल अप्रॉक्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी क्या है, देखो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये भी हमारा क्या है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि हम क्या करेंगे, कुछ गिवन मास, हमको जो कुछ भी गिवन मास होगा उसका हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे, उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी उस सब्सटेंस का बोलेंगे जो कि हमको गिवन है। मीन सिंपली इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके। एक गिवन सब्सटेंस का हमको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को राइज करना है, तो उसके लिए हमको जितना भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, और उसको हम थर्मल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है देख लो, कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला, इफ़ H इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। H मीन्स ये हमारा क्या दिया है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ये H लिया है, ठीक है। सप्लाई टू बॉडी सर्टेन टेम्परेचर एज थीटा डिग्री सेल्सियस, और वो एक बॉडी में उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिया गया है ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, थीटा डिग्री से राइज कर रहा है। फिर देन हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस टू थीटा डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू Hz, ठीक है। तो हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, कुछ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस को उतना टेम्परेचर में राइज करने के लिए, दैट विल इक्वल टू H, थीटा डिग्री सेल्सियस विच विल इक्वल टू H। सो द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू H बाय थीटा। और अगर हमको उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, H बाय थीटा, ठीक है। बट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, लेकिन जो 1 डिग्री सेल्सियस हम राइज करें टेम्परेचर को, उसी को तो हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सो अल्टीमेटली आवर हीट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू C डैश इज इक्वल टू H बाई थीटा। हीट कैपेसिटी को हम C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्टीमेटली आर C डैश दैट इज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू H बाई थीटा, वेयर H इज आर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉडी एंड थीटा इज द टेम्परेचर और टेम्परेचर बाय विच द बॉडी राइजेस, ओके। कितना टेम्परेचर उस बॉडी का राइज हुआ उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करने में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C डैश इज इक्वल टू H बाय थीटा। ये फॉर्मूला आप
लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट्स ऑफ हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी, क्या क्या यूनिट्स हैं। सो इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल बाय केल्विन। ऐसा सिस्टम हमारा क्या है, जूल बाय केल्विन, व्हिच इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड जूल बाय डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसको हम जूल बाय केल्विन या जूल बाय डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपको इधर मैंने बताया था। सो द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल बाय केल्विन, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज जूल बाय डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट ये आप लीव कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, फैक्टर्स ऑन विच हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय बॉडी डिपेंड्स। तो किन किन फैक्टर्स पे हमारा हीट एब्जॉर्ब या हीट कितना बॉडी छोड़ेगा डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे, आओ लेट्स सी। नंबर 1, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी। Heat energy absorbed by a cold body is directly proportional to the mass of the body. If H is the heat energy absorbed by and M is the mass of the body, then H is directly proportional to M, ठीक है। तो एक कोल्ड बॉडी मतलब ठंडा ऑब्जेक्ट कोई भी लिया गया है, उस जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, मास के साथ। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, दैट इज मास। नेक्स्ट उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rise in temperature of the body. If H is the heat energy absorbed and theta R is the rise in temperature, then H is directly proportional to theta R, ठीक है। So जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करेगा वो क्या होगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, जितना डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर वो बॉडी में राइज होगा टेम्परेचर, उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो आर H विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आर। थीटा आर मीन्स द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड बॉडी by absorbing a certain amount of temperature, amount of heat energy, sorry. So इन दोनों इक्वेशन का हम कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M थीटा R, which you can write it as H is equal to MC थीटा R. H is equal to MC थीटा R, where C हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमारा स्मॉल लेटर C क्या है, वो उसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बोल सकते हैं, या वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब आगे पढ़ोगे तो उसको हम C में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आवर फॉर्मूला इज H इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा R, वेरा M हमारा मास है, C हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थीटा R हमारा राइज इन टेम्परेचर है, ओके। नेक्स्ट, हीट एनर्जी गिवन आउट बाय अ हॉट बॉडी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर 1 वही मास पे डिपेंड करेगा, H M, एंड किस पे करेगा, वो इधर होगा हमारा फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। सो H फॉल इन टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि हीट इन बॉडी तो हॉट बॉडी होगा तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर गिर जाएगा। सो हियर देयर विल बी अ फॉल इन टेम्परेचर। सो H टू थीटा F, दोनों कंबाइन करने में क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू M इंटू थीटा F, विच विल इक्वल टू H विल बी इक्वल टू MC थीटा F, जहाँ पे हमारा C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपका H इज इक्वल टू MC थीटा F, वेयर M इज मास, C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड थीटा F इज इक्वल टू फॉल इन टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी। तो ये हमारा रिलेशन था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat capacity, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए हमको कुछ भी यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का राइज करने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। और यहाँ पे यूनिट मास मतलब क्या होता है, दैट इज़ 1 यूनिट मतलब होता है 1, सो इट विल बी 1 kg और इधर 1 ग्राम। सो हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवाने के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। सो नाउ कम टू द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या क्या यूनिट्स है, इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल बाय किलोग्राम केल्विन, ठीक है। तो हमारा CGS में क्या है, जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस, और SI में हमारा जूल बाय किलोग्राम डिग्री सेल्सियस।
और डिग्री सेल्सियस आप केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। तो आप केल्विन यूज़ करो या डिग्री सेल्सियस यूज़ करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, 1 कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। देन क्या होगा, अगर हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैलोरी है तब हमारा क्या यूनिट होगा, देखो 1 इट विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 किलो कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कैलोरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा तो हमारा फॉर्मूला, हमारा यूनिट हो जाएगा 1 कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस और 1 कैलोरी बाय किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लेकिन हमको ये भी याद रखना है दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। सो 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4.2 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड 1 किलो कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 4200 जूल बाय किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्या रिलेशन है हमारा हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में, क्या रिलेशन है। हीट कैपेसिटी हमारा फॉर्मूला क्या था, H बाय थीटा, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया, H बाय एम थीटा। H बाय एम थीटा कैसे आया, देखो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आप यूनिट से समझो, हमारा क्या है जूल बाय किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो जूल मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, किलोग्राम मीन्स आवर मास, एम डिग्री सेल्सियस में थीटा, सो इट विल बी इक्वल टू H बाय एम थीटा। सो हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी इज इक्वल टू H बाय एम थीटा। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, C स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C डैश बाय एम। ओके, सो हम दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे, क्या मिलेगा, स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C डैश बाय एम। सो C डैश विल बी इक्वल टू MC। सी डैश हमारा क्या था, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल c चाहिए तो वो हो जाएगा हमारा हीट कैपेसिटी बाय मास। तो ये दोनों रिलेशन आप लर्न करें, इज स्मॉल c इज इक्वल टू कैपिटल C डैश बाय m एंड C डैश इज इक्वल टू MC मीन्स मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब आ जाओ, difference between heat capacity and specific heat capacity. Heat capacity, it is the amount of heat energy required to raise the temperature of a given mass of a substance through 1 degree Celsius, and specific heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass of a substance through 1 degree Celsius. ठीक है, तो हमारा हीट कैपेसिटी क्या है, वो गिवन मास के लिए कितना टेम्परेचर, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए वो कैलकुलेट करेगा, और स्पेसिफिक कैपेसिटी है यूनिट मास के लिए, मीन्स 1 ग्राम और 1 किलोग्राम, आप कुछ भी यूनिट यूज़ करो। नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, it is a variable quantity for a given substance and changes with the change in the magnitude of mass. Specific capacity, it is a constant quantity for a given substance, hence is a fundamental characteristic of that substance. कैसे, हीट कैपेसिटी हमारा वो क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ हमको सब्सटेंस देता है वो चेंज होता रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं है। बट जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कांस्टेंट वैल्यू, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर अ यूनिट मास मीन्स 1 ग्राम और 1 किलोग्राम। सो इट इज़ अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमको गिवन होगा। फिर हीट कैपेसिटी द SI यूनिट जूल बाय केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द SI यूनिट जूल बाय किलोग्राम केल्विन। ओके, फिर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू MC, दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू C डैश बाय M, दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी बाय मास। ओके, तो ये डिफरेंसेस आप लर्न करें, डिफरेंसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट, कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर सिंपल, आपको उतना बड़ा डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, सुनो। डायरेक्ट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र आपका कैलोरीमेट्री में, कैलोरीमेट्री को कैसे हम मेज़र करेंगे तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ कैलोरीमेट्री। और हाँ, उसमें एक चीज़ होता है, आप देखो मैं बता रहा हूँ, whenever the calorimeter is weighed, it is always weighed with the stirrer which is made from a copper wire. तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी कैलोरीमीटर का वेट लेंगे तो हमेशा उसको हम उसका स्टीयर के साथ वेट लेंगे, जो कि कॉपर वायर से बना होता है। ठीक है, अब स्टीयर के बिना कभी भी कैलोरीमीटर का वेट नहीं करते, हमेशा स्टीयर के साथ ही कैलोरीमीटर का वेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको बताया दैट इट इज़ द हीट एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। सिंपल, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक आपका हॉट बॉडी रिलीज़ करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका
कोल्ड बॉडी अब्जॉर्ब करेगा। सो दिस इज़ ओनली द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप उसको लर्न कर लो, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला पे आओ, दैट इज़ m1c1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू m2c2 इंटू थीटा माइनस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे m1c1 थीटा 1 m2c2 थीटा 2 क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आपको ये फॉर्मूला लगाना है। डेरिवेशन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप कट कर देना, ठीक है। अब लेकिन क्या है आप जान लो डायरेक्ट। एक हॉट सब्सटेंस कैसे, हॉट सब्सटेंस P ऑफ मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 एट टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप एक सब्सटेंस P लो जिसका मास क्या होगा m1 होगा, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 होगा, और वो किस टेम्परेचर पे होगा, थीटा 1 डिग्री सेल्सियस में होगा। फिर उसको क्या करेंगे, वी विल मिक्स इट विद अ कोल्ड सब्सटेंस Q जिसका मास हमारा m2 होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 होगा, और टेम्परेचर क्या होगा उसका थीटा 2 होगा। और दोनों को मिक्स करने के बाद जो एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा उसको हम क्या लेंगे, थीटा डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक है। सो हमारा m1 हो गया, क्या हो गया, P1 का मास हो गया, C1 क्या हुआ, P का स्पेसिफिक कैपेसिटी हो गया, और थीटा 1 क्या हुआ हमारा, आपका P का टेम्परेचर हो गया, और थीटा क्या था हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि दोनों P और Q को मिक्स करने के बाद जो कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा वो हमारा थीटा हो गया। फिर इज इक्वल टू m2, m2 हमारा क्या है, Q का मास है, C2 क्या है, वो आपका Q का स्पेसिफिक कैपेसिटी, और थीटा हमारा क्या था, जो दोनों सब्सटेंस को मिक्स के बाद जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो हमारा थीटा था, और थीटा 2 हमारा क्या था, Q का टेम्परेचर था। सो m1c1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू m2c2 थीटा माइनस थीटा 2। ये रिलेशन आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे अगर इस रिलेशन को कर लोगे तो, ठीक है। और इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो डेरिवेशन आप लीव करो, डायरेक्ट समझो कि क्या है और फॉर्मूला लर्न करो। नेक्स्ट, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन का पोर्शन में नहीं है, तो इसको आप कट कर दो, ओके। और आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज़ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो क्या क्या नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज जब वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लेट्स स्टडी अबाउट दैम। So water has the highest specific heat capacity, that is 4.2 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हमारा वाटर का क्या होता है, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, दैट इज़ 4.2 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं नेचुरली, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का बचपन से ही पढ़ा ही होगा, ओके। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में हमारा क्या होता है, इसकी वजह से कॉज होता है, कैसे होता है आओ देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट हमारा सी ब्रिज कैसे कॉज होता है, देखो जब सन शाइन करता है तो हमारा लैंड और सी दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, ओके। लेकिन जो हमारा लैंड का टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी राइज़ हो जाता है, मतलब लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा लैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लैंड इज़ अबाउट 5 टाइम्स लेस, मतलब 5 टाइम्स कम है वाटर से, ओके। सो हमारा लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर से 5 टाइम्स लेस है, ठीक है। जिसके कारण हमारा क्या होता है यहाँ पे, आपका जो आपका क्या बोलते हैं, जो हॉट आपका लाइट एयर होगा वो क्या होगा, वो ऊपर चल जाएगा। जो यहाँ पे एयर होगा वो हॉट होगा और लाइट होगा तो वो ऊपर चल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। सो जो हमारा सी से प्रेशर आएगा टू मेक अप द ड्रॉप ऑफ प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है उसको फिल करने के लिए सी से कुछ क्या बोलते हैं आपका विंड ब्लो करना स्टार्ट करेगा लैंड की तरफ। सो देयर बाय सेटिंग अप द सी ब्रीज मीन्स द कूल ब्रीज फ्रॉम सी स्टार्ट्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड टू fill up the drop of pressure which is developed in the land due to the hot temperature or the rapidly rising of temperature in land as compared to sea, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ लैंड ब्रिज पे। लैंड ब्रिज में हमारा क्या होता है, और नाइट में होता है लैंड ब्रिज। हमारा नाइट में क्या होता है, लैंड और सी दोनों हमारा क्या करता है, हीट एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से
आपका टेम्परेचर दोनों का फॉल होता है, बट हमारा जो लैंड का टेम्परेचर है वो क्या होगा, सी टेम्परेचर जल्दी फॉल होगा। क्यों? क्योंकि सी का हमारा टेम्परेचर क्या है, वो सी का हमारा जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा होता है। सो वो हीट को थोड़ा देर के लिए होल्ड करके रखेगा अपना, बट लैंड बहुत जल्दी लूज़ कर देगा। सो द लैंड बिकम्स कूल, ओके, बट द सी इज़ अ बिट वार्मर एज़ कम्पेयर टू लैंड। सो क्या होगा, वहाँ पे हमारा सी में प्रेशर ड्रॉप करेगा और वहाँ पे वैकेंट स्पेस बनेगा। सो हमारा नाइट टाइम में लैंड से ब्रीज मूव करेगा सी की तरफ टू फिल दैट वैकेंट स्पेस, एंड देयर बाय डेवलपिंग द लैंड ब्रीज, मीन्स the winds will start blowing from the land towards the sea to fill the vacant space which is developed due to drop in pressure because of the highest specific heat capacity of land. So thereby developing a low pressure in sea and not in land. Okay, तो ये था हमारा लैंड और सी ब्रिज। अब कुछ एवरीडे यूज़ ऑफ हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है देख लो, कि हमारा हर एक दिन में क्या कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, देखते हैं। नंबर 1, fermentation is heating the swollen parts of the body at a moderate temperature of 50 degrees Celsius, as it brings a lot of relief. We use hot water bottles or bags for fermentation purpose because water can store it in large amount of heat energy at a fairly low temperature owing to its high specific heat capacity। जो हमारा फर्मेंटेशन होता है मीन्स कहीं भी अगर स्वोलन मतलब कुछ स्वेल हो गया है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है, तो वो क्या करता है आपको कुछ उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है। मीन्स आपको हॉट वाटर बोतल या बैग्स में उसको किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो हमारा क्या है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा देर तक उस हीट को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके रख पाएगा। इट कैन होल्ड दैट हीट एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, और उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरेगा भी नहीं। सो दैट्स वाई fermentation process is done on the basis of our specific heat capacity. Next, water is used as a coolant in the car radiators as it can absorb large amount of heat energy from the engine of a car, but itself does not rise to very high temperature. It is for the same reason that water is used as a coolant in thermal power station etc. So हमारा क्या होगा, वाटर का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कूलेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या करेगा वो, उसका हीट कैपेसिटी बहुत स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। सो वो क्या करेगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा कार के इंजन से, एंड बट उसका अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा। उस टेम्परेचर को कार इंजन से एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन तभी भी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इट कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार radiators. Next, in cold countries water is used for internal heating as it can carry large amount of heat energy from the furnace of the rooms at a fairly moderate temperature. So हमारा cold countries में क्या होता है, वाटर का यूज़ किया जाता है इंटरनल हीटिंग के लिए। मीन्स उसको क्या करेगा, वो हमारा वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, सो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ले लेगा, ओके, ले लेगा। सो और उसको ज़्यादा टाइम से स्टोर कर पाएगा, ओके। तो हमारा उससे उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो रूम का टेम्परेचर वो मॉडरेट बना रहेगा, ना ही ज़्यादा हॉट होगा ना ही ज़्यादा कोल्ड होगा। सो इट इज़ यूज्ड एज इन रूम्स फॉर internal heating in cold countries. Next, in a way all animal and plant life possible only due to the high specific capacity of water is one of the reasons that all living beings have from 70 to 90% water in their bodies, which is turn helps in regulating the body temperature. So जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 70 से 90% तक सिर्फ पानी ही है, और वही पानी की वजह से हमारा बॉडी क्या है, वो एक मॉडरेट टेम्परेचर हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है, ना ही ज़्यादा बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा, हमारा बॉडी टेम्परेचर एक मॉडरेट टेम्परेचर पे रहता है। नेक्स्ट, इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट वेट सॉइल डज नॉट get heated up quickly as compared to sandy soil because water requires about 5 times more heat energy than sandy soil for the same rise in temperature. Okay, so
जब हमारा वे एक तरफ कुछ भीगा मिट्टी ले लो और एक तरफ सैंड ले लो तो क्या होगा, हमारा सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बट जो वेट सॉइल है उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वेट सॉइल को 5 गुना ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द सैंड, बिकॉज हमारा वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट, when there is a weather forecast for frost, the wise farmer always waters his field in the evening. It is because water has the highest specific heat capacity. Thus, every 1 gram water liberates 4.2 joule of heat energy when its temperature falls by 1 degree Celsius. Thus, cooling water liberates large amount of heat energy, which does not allow the temperature for the field to be fall below 0 Celsius. Hence, crops are saved from the ill effects of frost. ठीक है, तो जब भी कभी फ्रॉस्ट का फोरकास्ट होता है, फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, जब बर्फ़ गिरता है उसका फोरकास्ट होता है, और जो फार्मर्स कुछ होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फील्ड्स मतलब जहाँ पे उन्होंने कुछ भी वेजिटेशन किया है, कुछ भी फल सब्जी कुछ भी वो उगा रहे हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि पानी का तो हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, सो वो कुछ भी अगर टेम्परेचर उस रीजन का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा, 4.2 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है हर एक 1 डिग्री सेल्सियस लेस के लिए या राइस के लिए। ओके, सो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ करेगा, जिससे कारण हमारा तो वो सराउंडिंग टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने से बचाता है, और हमारा क्रॉप्स को भी वो बचा लेगा। क्यों? बिकॉज एट 0 डिग्री सेल्सियस द क्रॉप्स विल बी डिस्ट्रॉयड, बट इट allows the temperature to be above 0 degree Celsius by liberating large amount of heat. Okay, so ये था कुछ एवरीडे यूज़। अब आ जाओ कुछ एग्जांपल्स ऑफ हाई और लो हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का कुछ एग्जांपल्स पे आ जाओ। नंबर 1, व्हाई इज़ द बॉडी ऑफ अ कैलोरीमीटर मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ कॉपर। तो हमारा कैलोरीमीटर का बॉडी क्यों कॉपर से बना हुआ है? बिकॉज व्हेन अ कैलोरीमीटर इज मेड फ्रॉम थिन शीट ऑफ कॉपर, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ इट इज वेरी लो, thus it can easily attain the temperature of contents within it but absorbs negligible amount of heat energy, thus reduces experimental error and hence or helps in calculating correct specific heat capacity of a substance। ठीक है, तो हम कॉपर से क्यों बनाए? क्यों? क्योंकि कॉपर का हमारा हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी ही वो टेम्परेचर अटेन कर लेगा, जो भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बहुत जल्दी अटेन कर लेगा और ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी नहीं लेगा, बहुत ही कम लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल जो भी कैलकुलेशन उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ मेड ऑफ कॉपर। नेक्स्ट, वाई इज़ द बेस ऑफ मेटेलिक cooking pan made thick? The thicker base of cooking pan will increase the thermal capacity, that is it will be able to absorb large amount of heat energy and a comparatively low temperature, thus food in it will not get charred but will cook for at a low temperature, thereby saving the nutritional value of food. Furthermore, the food will keep warm for a longer time. जो हमारा कुकिंग पैन है उसका बेस थिक क्यों बनता है? क्यों कि ताकि वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए और ज़्यादा लो टेम्परेचर में उसको एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब कम टेम्परेचर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और उसको रखे, उसको लूज़ ना कर दे, उसको कुछ टाइम के लिए वो रखे रहे, जिससे वो फूड भी आराम से कुक होता रहे और वो ख़राब ना, मतलब जल ना जाए। चाय मतलब क्या होता है, जलना या ख़राब हो जाना, वो ख़राब ना हो, अच्छा से उसको अच्छा गुड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिलता है और वो फूड कुक होता रहे एट अ मीडियम लो टेम्परेचर। Next is the why is the base of an electric press made thick and heavy? The thick and heavy base will increase its thermal capacity, thus it will be able to absorb large amount of heat energy and its temperature will stay within safe limits such that cloths being pressed do not burn. Furthermore, when electric current is switched off, it stays hot for a longer time. हमारा जो आयरन होता है या इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसका बेस हमेशा ठीक रहता है और थोड़ा हैवी भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इससे हमारा क्या होगा, थर्मल कैपेसिटी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा और वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर पाएगा और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा राइज नहीं होगा, सेफ लिमिट्स में ही रहेगा। फॉर दैट रीज़न द क्लॉथ्स जो है वो जलेंगे नहीं, जो कपड़ों को हम आयरन करते हैं वो जलेंगे नहीं, और हमारा जब स्विच हम बंद कर देते हैं तभी कुछ टाइम तक आपका हमारा इलेक्ट्रिक जो प्रेस है वो गर्म रहेगा और वो प्रेस आप उससे कर सकते हो कुछ देर तक इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि वो थोड़ा टाइम तक उस अमाउंट जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया था उसको थोड़ा देर के लिए वो रखता है, बहुत जल्दी वो लूज़ नहीं करता है, कुछ देर के लिए वो रखे रहता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 कवर करूँगा इसका, जिसमें हम लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था, आप इसको वापस एक बार पढ़ो, ठीक से समझो। ठीक है, तब तक के लिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग।